हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर एंड गाइड डॉक्टर रंजना। जैसे कि आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड विद प्रिपरेशन ऑफ जनरल स्टडीज़ पेपर 4 फॉर मेंस यूपीएससी एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव चॉजन इज़ एटीट्यूड। और आज जो है थर्ड लेक्चर है आपका एटीट्यूड के चैप्टर का। जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ आप इसके पहले जो 2 पार्ट्स हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। Last lecture में we have done with, first of all we have started with the basic concepts of attitude. Then regarding the contents of attitude that we have discussed in the form of CAP model. Afterwards we started with the formation of attitude. Attitude किस तरह से form होते हैं, your want satisfaction, group affiliation, ये सारी बातें हमने करी, personality factors and all. And then I started to give you the basic थ्योरेटिकल सेटअप बिहाइंड इट। तो जो थियरीज इसके पीछे आप इजीली इम्प्लीकेट कर सकते हैं क्वेश्चंस में, वो मैंने आपको बतानी शुरू की। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग की, दैट इज गिवन बाय पावलव। और वहाँ पे मैंने आपको समझाया और रिलेट करके बताया कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग को हम एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड इवन एटीट्यूड चेंज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन कंटिन्यूएशन विद दैट आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट थियरी की, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है बेटा, इसका एक और नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर थोड़ा सा भी आप स्टडी करना शुरू कर चुके होंगे तो प्लीज़ सोच के बताइए कि क्लासिकल कंडीशनिंग का बेस क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में करा बेटा, दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन, इफ आई आस्क यू टू गिव मी वन सिंगल वर्ड, देन दैट इज योर एसोसिएशन, है ना। दो स्टिमुलाई के बीच में एसोसिएशन जब हो जाता है तो that give rise to learning and attitudes are nothing but learned, है ना। learned ही है हमारी एटीट्यूड, तो इस वजह से लर्निंग वहाँ पे अप्लाइड होती है और क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएशन पे फोकस करता है। लेकिन आज की जो हमारी थ्योरी है ये है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बेटा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके ऊपर फोकस करेगी? ये फोकस करेगी कॉन्सिक्वेंसीज के ऊपर बेटा, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेगी। इसीलिए इसका नाम इंस्ट्रूमेंटल है, ऑपरेंट है। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, वो पैसिव नहीं है। वो ये नहीं कि जिसको जो प्रेजेंट किया जा रहा है उसी के बीच में एसोसिएशन बना रहा है। यहाँ पे जो हमारा लर्नर है वो एक्टिव है, वो एक्टिवली अपने इन्वायरमेंट के ऊपर इंस्ट्रूमेंटल होता है, उसके ऊपर वर्क करता है, ऑपरेट करता है। और ऑपरेट करने के बाद द काइंड ऑफ कंसिक्वेंसीज ही गेट्स, उसको किस तरह के नतीजे, किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस चीज़ को दोबारा करेगा, मीन्स रिपीट करेगा। दैट मीन्स कि वो उसको लर्न हो गया है या वो उसको रिपीट नहीं करेगा। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अगर हम बात करें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर बेटा, तो जैसे कि हमने बात करी थी कि पावलव ने डॉग को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट्स करे। स्किनर जो कि इस थ्योरी का फाउंडर है, इट्स गिवन बाय स्किनर। तो स्किनर ने जो है वो एक्सपेरिमेंट करे, स्पेशली यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कैट्स के साथ भी, रैट्स के साथ, पिजन के साथ, ठीक है। और चलिए पिजन की बात से स्टार्ट करते हैं। तो स्किनर ने स्पेसिफिकली अपने लिए एक अलग से पैराडाइम सेट किया, बट ऑब्वियस है बिकॉज साइंटिफिकली यू आर टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, है ना। तो इसने एक स्किनर बॉक्स बनाया, ठीक, एक स्किनर बॉक्स बनाया और इस स्किनर बॉक्स को जो है एक अलग से सेटअप दिया। यहाँ पे लेट्स से कि हमने पिजन को बिठा दिया, ठीक है। और जो पिजन है वो ऑब्वियसली मोटिवेटेड स्टेट में है, मीन्स थोड़ा सा डिप्राइव्ड है, हंग्री है। और ये जो है यहाँ पे आपका एक फूड पैलेट है और जो फूड पैलेट है ये एक लीवर के साथ अटैच्ड है बेटा, ठीक है। लेट्स से कि अभी हम ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं कि अभी यहाँ पे हमारी एक फूड पैलेट है जो कि बाहर की तरफ है और यहाँ पे एक जो है वो लीवर है और आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? पिजन है। अब जो बर्ड्स हैं वो किस तरह से खाना खाते हैं? पैक करने के बाद जमीन पे चोंच मारते हैं, ठीक है। अब इसको भूख लगेगी तो डेफिनेटली एक नेचुरल बिहेवियर आना शुरू होगा, लेकिन ये एफर्ट के साथ होगा। तो जहाँ पे कि पिजन विल स्टार्ट पैकिंग, पिजन इधर उधर पैकिंग करना स्टार्ट करेगा।
एक्सीडेंटली ये जो लिवर है पिजन का, जब यहाँ पे चोंच लगेगी तो ये आपका स्किनर बॉक्स का सेटअप ऐसा है कि यहाँ पे स्किनर ने कुछ जो है वो दाने रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ फूड ग्रेन्स रखे हुए हैं, और ये लीवर जैसे ही प्रेस होता है, इनिशियली ये एक्सीडेंटली ही प्रेस होगा, तो ये जो फूड पैलेट है ये अंदर चली जाएगी, और फूड पैलेट ऑटोमेटिकली अंदर जाने से पिजन विल हैव दैट फूड। और ये साथ में बेटा जो लिवर है ये यहाँ पे अटैच है एक स्टाइलस के साथ, स्टाइलस पे एक पेन है, और ये जो पेन है ये मूव करता है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो आप यहाँ पे पेपर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो इन दैट वे ये साइंटिफिक सेटअप है जिसमें कि आप काउंट कर सकते हैं कि पिजन ने कितने बार पेक किया, कब किया, राइट। तो इस तरह से जब ये एक सेटअप बनाया गया तो व्हाट एक्चुअली स्किनर हैज फाउंड कि पिजन ने इनिशियल रिएक्शन तो एक्सीडेंटल ही किया, जिससे कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जिसको कि लिवर है यहाँ पे पैक करने के बाद फूड पैलेट अंदर आई, लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत ही कम टाइम पे एग्जैक्टली पिजन ने लिवर को ही प्रेस करना शुरू कर दिया, सो एज टू गेट फूड। अब यहाँ पे फूड क्या है बेटा, फूड पैलेट पे पड़ा हुआ फूड क्या है, ये है हमारी कंसिक्वेंसेस, और इसको टेक्निकल भाषा में स्किनर ने नाम दिया है रीइंफोर्समेंट का। कोई भी ऐसी चीज, रीइंफोर्समेंट कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपकी लर्निंग इंप्रूव होती है, एनी इवेंट द ऑनसेट ऑफ विच इंक्रीजेस द रीअकरेंस ऑफ रिस्पॉन्स। तो जब कभी भी ये रीइंफोर्समेंट मिलती है तो पिजन क्या करता है, रीअकर करता है राइट रिस्पॉन्स को, तो यहाँ से लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं कि अब पिजन ने क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, उसने एक्विजिशन कर ली है। समझ आई आपको। और रीइंफोर्समेंट पे तो बहुत ज़्यादा काम है स्किनर का, और रीइंफोर्समेंट की डिफरेंट टाइप्स की भी वो बात करता है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगी आपके साथ। यहाँ पे मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो एटीट्यूड में आप इनफैक्ट अपने आंसर में लिख भी सकते हैं। और इसको अगर हम चाहें तो कर्व्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारी जो एक कर्व है, हम यहाँ पे एक्विजिशन की कर्व दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया टाइम, और यहाँ पे आपका जो है परसेंटेज ऑफ CR, ठीक है, जो आपका कंडीशनड रिस्पॉन्स है। और इसमें आप ये जानेंगे कि जैसे जैसे आपका जो है वो टाइम, या फिर इसको और बेटर है कि हम ट्रायल्स का ही नाम दे देते हैं, इस बेटर कि हम ये ट्रायल्स का चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि हियर आर ट्रायल्स, और इधर आपका जो है परसेंटेज ऑफ CR, परसेंटेज ऑफ जो कंडीशन रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से ये आपकी एक्विजिशन कर्व होगी। ये हम कुछ इस तरह से इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि उसने एकदम से पैकिंग स्टार्ट करी। परसेंटेज ऑफ लिवर प्रेसिंग भी कह सकते हो, CR जो है यहाँ पे, इसको और बेटर भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये प्रेसिंग ऑफ लिवर है, और यहाँ पे ही इज हैविंग फूड, है ना, पिजन फूड खा रहा है, फिर से पैक कर रहा है, फिर फूड खा रहा है, फिर पैक कर रहा है, तो इस तरह से उसका जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इतनी कर्व भी आप बना सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में। अब इसको लेट्स से कि हम किस तरह से इम्प्लीकेट करेंगे एटीट्यूड को लेके बेटा। अनगिनत आपकी जो है वो सिचुएशंस है जहाँ पे कि हम इसको यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से कि एक छोटा सा बच्चा है, हाँ, अभी आपका जो है KG जो है उसका एक छोटा बेबी, उसमें उसने एडमिशन लिया है। अब उसको नहीं पता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, लर्निंग ग्रामर, लर्निंग अल्फ़ाबेट, उसको कुछ नहीं पता है। अब जनरली आप ये पाइए कि किस तरह से जो है वो टीचर्स टीच करते हैं बच्चों को, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब हम बच्चे को इस तरह से जो है एक लाइंस की ड्राइंग करते हैं, उनके लिए तो एक तरह से ये लाइंस ही खींची हैं, शायद उनको लाइंस के बारे में ये वर्ड भी ना पता हो, तो वी ड्रॉ लाइक दिस, है ना, और हम बच्चे को बोलते हैं दिस इज A। अब वो क्यों इसको समझे, वो इसको क्यों इंपॉर्टेंस दे, क्यों इसको सीखे, है ना। तो क्या करते हैं हम, जैसे ही बच्चा, एक तो हम डॉटेड लाइन ही बना देते हैं पहले, और वो डॉटेड लाइन पे उस छोटे छोटे हाथों के साथ, चाहे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ही सही, एक्सीडेंटली अगर हल्की सी भी इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना देता है, और हम उसको उसके साथ जस्ट आफ्टरवर्ड्स क्या कहते हैं, वेरी गुड बेबी, या उसको हम कोई चॉकलेट, कैंडी, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है, रीइंफोर्समेंट। एक रिस्पॉन्स जो उसने खुद किया, ठीक है, वो क्या था, ड्रॉइंग ऑफ दीज 3 लाइन्स इन अ पर्टिकुलर वे।
और उसके बाद जब आप उसको चॉकलेट दे रहे हो तो क्या चांसेस है कि वो नेक्स्ट टाइम भी फिर से चॉकलेट लेने के लिए या टॉफी लेने के लिए ऐसी ही 3 लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। पहले देख के करेगा, फिर धीमे धीमे ऑटोमेटिकली वो इसको लर्न भी कर लेगा। सो इस तरह से लर्निंग हमारी जो है वो होती है। अब ए सीख लिया हमने, तो ये इसका मतलब नहीं कि एक बच्चा या अल्फाबेट सीख सकता है, नो, नॉट एट ऑल। इसमें आप ये पाएंगे कि हमारे पास तो एग्जैक्ट इनफैक्ट रिसर्चेस की गई हैं। जैसे कि आप ये एक वंडरफुल रिसर्च है, इसको आप किसी भी क्वेश्चंस के अंदर जो है वो इम्प्लीकेट कर सकते हैं बेटा। तो ये क्या है कि वन ऑफ द रिसर्चर्स, that is by Greenspoon, focused attention on the use of verbal reinforcement in producing changes in verbal behavior. He demonstrated that subjects would utter more plural nouns in their sentences if they are reinforced for it. In fact, कुछ subjects जब बोलते हैं तो जो प्लूरल वर्ड्स बोल रहे थे, ज़्यादा प्लूरल्स जो है उसका इस्तेमाल कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में, और उन्होंने रिसर्चर ने उनको जो प्लूरल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनको रीइंफोर्स करा, तो उन्होंने ये पाया कि वही लोग अब अपनी लैंग्वेज में आगे प्लूरल्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ज़्यादा सिंगुलर वर्ड्स जो है वो कम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे ऊपर किसका, जो भी हम एक्शन करते हैं उसकी कंसिक्वेंसेस का। गेटिंग मी? तो अब इसी को ही ऑब्वियसली अगर आप अपने बिहेवियर में, अगर आप अपनी लैंग्वेज में अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रेट वे ये हमारी सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं फॉर द एटीट्यूड फॉर्मेशन टू, है ना। अब अगर जो लेट्स से सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो एटीट्यूड आपका, आपके फादर का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड लेट्स से है, लेट्स से कि आप एक, अभी कुछ हम वेस्टर्न एग्जांपल्स लेते हैं, आपके फादर जो है वो एक रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, और आप उनको सुनने के बाद अगर आप भी पहले लेट्स से कि बिना सोचे समझे एक्सीडेंटली ही आप भी कुछ ऐसी बातें करते हो विच आर प्रो रिपब्लिकन्स, ठीक, और इसका क्या रिजल्ट आपको लगता है आपको मिलेगा? योर फादर विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस, से यस वेरी गुड, यू आर गुड पर्सन, तुम बड़े हो गए हो, बड़े समझदार हो गए हो, और यहाँ से आपको ये क्या मिल रहा है? रीइंफोर्समेंट। तो क्या ये अब आपका प्रो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड फॉर्म होने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी हमारे आसपास सराउंडिंग्स में ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं जहां पर कि हम एक्चुअली पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाते हैं, और उसी चीज़ को जब हम रिपीट करना शुरू करते हैं तो वो हमारे एटीट्यूड का स्ट्रक्चर बन जाता है। इट कैन बी टेकन एज वाइस वर्सा ऑल्सो बेटा। अब लेट्स से कि द काइंड ऑफ बिहेवियर वी कैरी, हम किस तरह से कितना सिविलाइज या अनसिविलाइज्ड बिहेव करते हैं, है ना। या और सिंपली ले लीजिए रिगार्डिंग आवर एटिकेट्स, तो जब घर में हमारे कोई आता है तो उसके बाद हम उसको कैसे ग्रीट करते हैं। तो जब बच्चा, जब भी कोई घर में आया, उसको हेलो, नमस्ते या जो भी उसके कल्चरल जो भी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अगर वो ग्रीट करता है तो रिजल्टेंट में क्या होगा? एप्रिसिएशन बाय मदर, एप्रिसिएशन बाय द गेस्ट ऑल्सो, देन स्लोली ही विल एक्वायर दैट सॉर्ट ऑफ अ एटीट्यूड, जिस एटीट्यूड में क्या होगा कि यू आर टू वेलकम द गेस्ट, जो भी आपके घर में आते हैं उनको आपको वेलकम करना होता है। तो एग्जैक्टली आप अप्लाई कर पा रहे हैं। जितनी मर्जी एग्जांपल्स आप ले लीजिए, अगर आपको बेसिक समझ आ गया है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का या ऑपरेंट कंडीशनिंग का बेस क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग है क्योंकि सब्जेक्ट इसमें लर्नर, इसमें पर्सन, इसमें पैसिव नहीं है, वो एक्टिवली ऑपरेट कर रहा है अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर और वो चीज़ों को सीख रहा है, और एटीट्यूड जो है वो सीखे जाते हैं। ये दिमाग में आप बात को बिठा लीजिए। इसी तरह से ही प्रेजुडिस भी लर्न होते हैं, है ना। अब जिस तरह से अगर आपके फैमिली का सेटअप ऐसा है जो कि पर्टिकुलर कास्ट को पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप भी वैसा ही बिहेव करना शुरू करेंगे देन डेफिनेटली आपके जो भी एसोसिएटेड लोग हैं वो आपको अप्रूवल देंगे, है ना। जानबूझ के नहीं, इट्स ऑटोमेटिक, इट कैन बी इवन अ स्माइल, है ना। तो वो स्माइल भी आपके लिए अप्रूवल है एंड यू विल फॉलो दैट। इन कंपैरिजन अगर आप किसी ओपन फैमिली में पले हैं या जहाँ पे कि इनफैक्ट मेल फीमेल के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली यू विल कैरी दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड।
इसी तरह से जो बिहेवियर हम एक सिचुएशन में सीखते हैं बेटा, उसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरीज के अंदर जनरलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे लॉज दिए गए हैं। तो अगर आपने डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सीख लिया है, अगर आप डेमोक्रेट्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं, या लेट्स से कि आपने डिस्क्रिमिनेशन सीखी है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कास्ट, तो आप उस कास्ट के या उस लेवल की जो और डिफरेंट कास्ट है सभी की तरफ ही प्रेजुडिस हो जाओगे। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ ही प्रेजुडिस होगे, जो उसके साथ सिमिलर होंगे उन सभी के साथ ही आप अपना प्रेजुडिस जो है वो फॉर्म कर लोगे। यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी अप्लाई कर सकते हो एटीट्यूड फॉर्मेशन में, जहाँ पे कि आपने डिफरेंशिएट कर लिया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो किन लोगों को, जो कि लेट्स से कि यहाँ पे हम कोई अपर कास्ट है, तो जब अपर कास्ट के लोग आते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अगर मैं उनको अच्छे से ग्रीट करता हूँ, है ना, बहुत स्माइलिंग उसमें मैं अच्छे से अगर ग्रीट करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलती है अपने पेरेंट्स की तरफ से। और इसके कंपैरिजन में जब कभी भी जिनको कि सोसाइटी, हम नहीं कह रहे हैं जिसको कि सोसाइटी डिफरेंट कास्ट में लोअर या अपर इस तरह की कैटेगरी में रखती है, तो कंपैरिजन में जो लोअर कैटेगरी में रखती है उसको अगर मैं थोड़ा स्नॉब करता हूँ, ठीक है, ग्रीट नहीं करता, तब मुझे एप्रिसिएशन मिलती है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करना सीख लेते हैं हम, और हमारा प्रेजुडिस फॉर्म हो जाएगा टुवर्ड्स लोअर कास्ट पीपल। कहाँ से आया? सराउंडिंग से ही आया। किस बेसिस से आया? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बेसिस से आया। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हमारे आसपास बेटा चलती रहती हैं, हमें इस बात को पकड़ के नहीं बताया जाता। दिस इज ऑल योर वर्बल एज वेल एज इवन नॉन वर्बल बिहेवियर, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और हम पता नहीं चलता किस तरह से बचपन से लेके अब तक अपने एटीट्यूड फॉर्म करते रहते हैं। सो दिस इज इन शॉर्ट द एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। और इसके बाद जो है एक और बड़ी मजेदार कंसेप्ट है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अंदर, दैट इज शेपिंग। इसमें क्या है कि in it the whole of the task is differentiated in parts, and whenever the learner exhibit the right action, reinforcement is given slowly. Several complex activities can be taught to the subject in this way. तो शेपिंग में इवन एनिमल्स को भी बहुत से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी सिखाई जाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? हमारी सर्कस। अब सर्कस के अंदर आप क्या देखते हो कि जो एनिमल्स हैं वो इस तरह से इतने ज़्यादा अननेचुरल जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो उनकी एक्चुअल रियल लाइफ के रिफ्लेक्सेस का उसका लेना देना नहीं है, तो वो कैसे सीखते होंगे? इतना बड़ा बॉडी साइज ह्यूज एलिफेंट है, तो वो किस तरह से बैलेंस करता है अपनी पिछली दो लिम्स के ऊपर और स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है एलिफेंट का, और वो आपको ग्रीट करता है ना। जो आपके डॉग्स हैं वो साइकिल्स पेडल कर रहे होते हैं। तो ये सब कैसे होता है? एक्चुअली ये सब सिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और उसकी फर्दर जो है कौन सा लॉ है? शेपिंग, जिसमें कि बहुत कम्प्लेक्स एक्टिविटी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे अगर एलिफेंट की ही बात लें, तो जब पहले एलिफेंट अगर खड़ा है, अगर थोड़ा सा भी अपना जो बॉडी वेट है अपने पीछे लिम्स पे लेके जाता है, तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है, और फिर और जो थोड़ा बढ़ाता है अपनी बॉडी वेट को पिछले लिम्स पे, तो और रीइंफोर्समेंट मिलती है। अब अगर वो बैलेंस करने की कोशिश करता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है। तो इस तरह से रीइंफोर्समेंट पूरी एक्टिविटी को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स जो कि डायरेक्शनल होंगे टुवर्ड्स द डिजायर्ड रिस्पॉन्स तब दी जाती है। तो विद लॉट ऑफ एफर्ट, और बहुत टाइम लगता है, महीनों लगते हैं, तो फिर आप एलिफेंट को ये भी सिखा सकते हो, जो कि उसका बिल्कुल ही अननेचुरल रिस्पॉन्स होगा। ये चीज़ें क्या एप्लीकेबल है ह्यूमन बींग्स में? बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। अगेन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ही ले लेते हैं, है ना। तो शुरुआत में तो चलो ठीक है, एक सिंपल उसने देखा कि थोड़ी स्नॉबिंग बिहेवियर जो है वो जब मैं करता हूँ एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, तब मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। अब उसके बाद फिर स्नॉबिंग से और आगे बात बढ़ जाती है, स्पीकिंग समथिंग बैड अबाउट देम, तब भी फैमिली में अप्रिसिएशन मिलती है। अगर ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड नहीं बनाना, तो ये सब करते करते एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनबिल्ट आपका जो है फॉर्मेशन हो जाएगी प्रेजुडिस की, और उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है अगर आपकी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीमेल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, तो ये जो वहाँ पे जो मेल डोमिनेशन अंदर तक हम देखते हैं ना कैरेक्टर में घुसी होती है ना, तो वो कहाँ से बनती है? एक्चुअली शेपिंग से ही तो बनती है। एकदम से थोड़ी
बच्चा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि भाई नहीं, हर चीज़ में मैस्कुलिनिटी ही देखनी है, और जहाँ पे जो चीज़ फेमिनिटी के साथ रिलेटेड है वो तो कभी भी मतलब कि कुछ कर ही नहीं सकती है ना। तो इस तरह के एटीट्यूड स्ट्रांग कैसे एक्वायर हो जाते होंगे? दिस इज टोटली स्लोली ईच एंड एवरी पर्टिकुलर एक्शन इज बीइंग रीइंफोर्स्ड, मे बी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसली बाय द सराउंडिंग्स और अनकॉन्शियसली बाय द सराउंडिंग्स, लेकिन उस बच्चे को इन्फोर्समेंट मिलती जाती है, तो एक ब्रॉडर, एक बहुत बड़ा आपका वेरी स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से यू कैन अप्लाई द थियरी ऑफ शेपिंग, लॉ ऑफ शेपिंग व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत ही अच्छी थ्योरी है बेटा, इसको आप एक बार समझ लीजिए तो आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर और इसके साथ साथ इनफैक्ट बहुत सारी आपकी जब आप ऐसे लिख रहे हो वहां पे सब जगह आप सोशल इश्यूज के अंदर इसको इम्प्लीकेट कर सकते हो। सोशल लर्निंग थ्योरी नाम से ही कुछ पता लग रहा होगा, यू आर लर्निंग अगेन फ्रॉम सोशल सेटअप। ये किसने दी है बेटा? बैंडुरा ने दी है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम इसको एटीट्यूड में कैसे यूज करेंगे वो लेके आएंगे। तो बैंडुरा ने जो है वो बेटा ये बोला कि रीइंफोर्समेंट इज फाइन, लेकिन ये सारी थ्योरीज जो भी हम बात कर रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की, ये एक्चुअली लोअर लेवल ऑफ एनिमल्स के ऊपर आपने फॉर्म करी है, उसको अप्लाई कर रहे हो हायर लेवल ऑफ एनिमल, दैट इज योर सोशल एनिमल, दैट इज ह्यूमन बीइंग। तो ये बात जो है वो बैंडुरा को पसंद नहीं आई। तो बैंडुरा ने कहा कि नहीं, मैं तो थ्योरी बनाऊंगा जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही हो, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ एनिमल्स के बारे में मैं सोचूंगा भी नहीं। और तब बैंडुरा ने एक कॉन्सेप्ट दी बेटा, दैट इज वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। एक कॉन्सेप्ट दी, कौन सी? वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। ये वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि रीइंफोर्समेंट इज फाइन, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ह्यूमन बीइंग्स को एक्चुअली रीइंफोर्समेंट मिले, वो किसी दूसरे को रीइंफोर्समेंट मिलते हुए देखकर भी उसका इम्पैक्ट ले लेते हैं, ठीक है, वाइकेरियसली उसका इम्पैक्ट ले लेते हैं। तो ये आया वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट के साथ। और यहाँ पे बैंडुरा हमें ये बताता है कि एक्चुअली हम अपनी सराउंडिंग से ही सीखते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें जो है वो रीइंफोर्समेंट डायरेक्टली दी गई हो। हम किसी दूसरे को, और जो दूसरा यहाँ पे है उसके लिए बैंडुरा ने जो कॉन्सेप्ट ली है वो है आपकी मॉडल, ठीक है। और मॉडल से ही इसको जो है वो हम मॉडलिंग भी कह देते हैं। यहाँ पे मॉडलिंग की बात भी होती है, क्योंकि यहाँ पे जिसको आप फोकस कर रहे हो, जिससे आप सीख रहे हो, वो उसको हम, जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो उसको हम मॉडल का नाम दे देते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी हो सकता है ये। और उसको जब आप सीखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैंडुरा ने कहा है कि एक्चुअली ये एक प्रोसेस है जिसके कि अगर हम बात करें, इसको हम आगे डिफरेंट उस पे ले जाते हैं कि इसमें मिनिमम 4 आपके प्रोसेसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 4 प्रोसेसेस होते हैं तभी कभी हम कह सकते हैं कि मॉडलिंग हुई, तभी आपका जो है वो बिहेवियर लर्न होगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली कोई ना कोई तो आपका जो है वो मॉडल होगा, कोई ना कोई मॉडल होगा जिसका कि बिहेवियर आप देख रहे होंगे। तो कोई ना कोई मॉडल्ड बिहेवियर हमारे सामने आएगा, और इसको अगर जो लर्नर है वो क्या करेगा? अटेंशन पे करेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है? अटेंशन प्रोसेस है बेटा। सबसे पहले हमारा क्या है? अटेंशन प्रोसेस है। अटेंड करेगा, और ये अटेंशन प्रोसेस के अंदर फिर ऑब्वियसली बहुत सारे फर्दर फैक्टर्स हैं जो उसकी अटेंशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। ऑब्वियसली रिगार्डिंग उसकी एज, अगर वो कितना, अब अगर हम 6 महीने के बच्चे की बात कर रहे हैं तो वो सराउंडिंग से क्या सीख सकता है इन कंपैरिजन टू 6 years चाइल्ड, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए, जो मेरी बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है। लेट्स से कि एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है लेट्स से कि वो 8 years का है, दूसरे वाला जो है वो, यहाँ पे हम पहले एक कर लेते हैं कि एक कंडीशन में है वो हमारा लेट्स से कि 2.5 years का, और दूसरी कंडीशन में वो 4 years का है। मतलब एक में हमने 2 साल का गैप रखा है। और दोनों ब्रदर्स हैं। लेट्स से शाम का टाइम होता है, 5 साढ़े 5 बजे उसके फादर जो हैं उनके, वो घर में आते हैं। तो बेल जब भी बजती है, दोनों भाई खेल रहे होते हैं, तो बड़ा भाई भाग के जाता है और बेल बजने पे वो
डोर ओपन करता है, इसके बदले में उसके जो फादर हैं वो उसको गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं या उसको कुछ भी जो है वो खाने के लिए देते हैं। छोटे वाला सिर्फ देख रहा है, जो कि अभी हमारी इस कंडीशन में 4 इयर्स का है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट फ्यू डेज क्या होगा? अब वो छोटे वाला जो 4 साल का है उसने उसको अटेंड कर लिया, अटेंशन प्रोसेस से वो गुजर गया। अब उसकी एज हम कह सकते हैं, है ना, उसकी ऑब्वियसली एज के साथ साथ और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, उसकी जो फिजिकल कह लो की पावर है ना, कितना वो स्ट्रॉन्ग है, क्या वो उसको काम करने के लिए पॉसिबल है कि नहीं है, उसकी मेमोरी किस लेवल की हो चुकी है, ये सारी चीज़ें तो इसने अटेंड करा। अगर वो अटेंशन करने की हालत में है तो फिर आगे फर्दर क्या होता है बेटा, रिटेंशन फंक्शन या रिटेंशन प्रोसेस करेगा। मींस आप फिर से उसकी मेमोरी में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो कंटिन्यू करे नेक्स्ट डे तक, ठीक है। उसकी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM किस तरह की है, क्या वो कंटिन्यू कर सकता है, क्या वो कॉन्सेप्ट्स बना सकता है, क्या वो चीज़ों को समझ पाया है, ठीक है, कि अच्छा ये पर्टिकुलर इस टाइम पे बेल बजाने के बाद क्या होता है, क्या वो इन चीज़ों का कनेक्शन अपने दिमाग में बना पाया है, नेक्स्ट डे 5 o'clock तक वो चल पाया है, और अगर 4 साल का है तो डेफिनेटली चलेगा रिटेंशन प्रोसेस। उसके बाद फिर थर्ड लेवल है बेटा, दैट इज प्रोडक्शन का मतलब ये है कि क्या उसके अंदर इतनी बॉडीली कैपेसिटी है कि वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। हमारी इस एग्जांपल में कौन सी बॉडीली एक्टिविटी है, दरवाज़ा खोलना, भाग के जाना, दरवाज़ा खोलना। तो क्या ये बॉडीली एक्टिविटी की कैपेसिटी उसके अंदर है? 4 साल के बच्चे की एग्जांपल लेंगे, बड़े वाला हमारा क्या था, 6 साल का या 8 साल का, तो वो बड़े वाले से डेफिनेटली ये सब सीखने के बाद उसके अंदर इतना प्रोसेस है, इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको प्रोड्यूस भी कर सके, राइट। और चौथा जिसको कि बैंडोरा ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, दैट इज योर मोटिवेशनल प्रोसेस बेटा। मोटिवेशनल प्रोसेस में यहाँ पे क्या है कि जब वो बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला था तो उसको उसके बदले में पापा ने क्या दिया, हग दिया, कुछ अच्छा दिया, स्माइल करा, उसको कोई टॉफ़ी दी, है ना, कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो फिर डेफिनेटली ये एक्टिविटी वो करेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 4 बातें जो हैं वो बैंडोरा ने बोली, अगर ये चारों फाइनली फुलफिल होती हैं तब ही फिर फाइनली हम कहेंगे कि जो आपका लर्नर है वो मॉडल को देखने के बाद एग्जैक्टली लर्निंग शो करेगा। एग्जैक्टली वो, इसको अगर हम टेक्निकली कहें तो वो इमिटेट करेगा, अपने मॉडल को इमिटेशन करेगा, अगर ये 4 स्टेप्स फॉलो हुए तो। अच्छे से समझने के लिए बात करते हैं। अब हम एक बच्चा बड़ा है 8 इयर्स का, उसका जो छोटा भाई है लेट्स से वो 2 इयर्स ओल्ड है, तो क्या उसमें टेंशन हो सकती है? थोड़ी सी होगी, अच्छे से नहीं होगी 2 साल के बच्चे में। अगले दिन तक रिटेंशन कंटिन्यू हो पाएगी? चांसेस आर वेरी लो, ये तो होगा ही नहीं। तो दैट मीन्स कि मॉडल इवेंट से इमिटेशन नहीं होगी, लर्निंग चांसेस बहुत कम है। फिर क्योंकि बैंडोरा ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मोटिवेशनल 4th फैक्टर को दी है, तो इसका क्या मतलब है कि लेट्स से कि छोटे वाले ने सीख लिया कि भाई जब पापा आते हैं, इतने बजे आते हैं, तो भाग के अगर हम डोर ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा और अच्छा जो है वो फील होगा और पापा हमें बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ये उसने सीख लिया। अब एक दिन उसने ये पाया कि जो वो खुद भी गया तो पापा ने, ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड, लेट्स से कि कुछ दिन इंसान नहीं भी अच्छे मूड में होता, तो ध्यान ही नहीं दिया, इनफैक्ट इरिटेट होके साइड पे उसको किया और चले गए। उसके बाद वो बैठ जाएगा, अब वो खुद नहीं जाएगा, अगले दिन अपने ब्रदर को जाने देगा। अब अगर वो बड़े वाले को भी फिर से यही बात रिपीट कर रहे हैं तो अब सोचेगा कि अभी रुक जाते हैं भाई, अब कोई भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है डोर को खोलने के लिए। तो यहाँ पे बैंडोरा ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी जो लर्नर है वो इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि किसी को भी देखिया और कर दिया, या एक बार किसी का रिजल्टेंट अच्छा देख लिया, उसकी कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव देख ली तो वो आंखें बंद करके उसको फॉलो करने लग जाएगा। नहीं, हर एक लर्निंग, हर एक सोशल लर्निंग वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट के साथ होती है, खुद से रीइंफोर्समेंट लेकर नहीं होती, लेकिन वो एक 4 प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए होती है, अटेंशनल प्रोसेस, रिटेंशनल प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड फाइनली मोटिवेशनल प्रोसेस। तो अब क्या हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपने जो एटीट्यूड के चैप्टर में? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, है ना। बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। कैसे?
अब देखो एग्जैक्टली अगर हम इसकी वर्डिंग भी कोट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बैंडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी, एटीट्यूड्स आर लर्नड. Attitudes are learned through the process of modeling. Children imitate others, particularly if others are strong and important for them. As examples, parents, teachers, etc. तो जनरली हमारे रोल मॉडल्स हमारे पेरेंट्स टीचर्स ही होते हैं. सबसे पहले सबके रोल मॉडल्स बचपन में टीचर्स और पेरेंट्स जो भी क्लोजर होते हैं, जो भी उनके केयर गिवर्स हैं, वो होते ही होते हैं. तो इसको उनको जनरली वो अटेंड करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, वो उनके मॉडल्स होते हैं. फिर ऐसे ही एज पर देयर कैपेसिटी अगर वो रिटेन कर सके, प्रोड्यूस कर सके और उससे उनको पॉजिटिव भी कुछ मिल रहा हो, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देते हैं. एंड however at some part of life if they find their attitude different from people surrounding them then they face greater stress to change them. इस चीज को आप इस थ्योरी को इनफैक्ट एटीट्यूड चेंज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बैंडुरा ने जो फोर्थ स्टेप था हमारा मोटिवेशनल, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है. अगर आप कोई एटीट्यूड कैरी कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि ये ऐसा का ऐसा ही होगा. जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि अगर आप ऐसी फैमिली में हो इनिशियली जो थोड़ी सी बैकवर्ड है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एजुकेशनल लेवल नहीं है, या आपकी सराउंडिंग आप कहीं भी ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखते थे, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी मॉडलिंग उस तरह से हुई, तो आपने वो जो है अपना एटीट्यूड कैरी किया और वहाँ पे आपको ऑब्वियसली सराउंडिंग में भी अप्रिसिएशन ही मिलती होगी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्ट्रेट वे अप्लाई होती होगी, क्योंकि आपके जैसे ही तो लोग हैं वहाँ पे जहाँ से आपने सीखा है. लेकिन अब आप ट्रांसफ़र हो गए, आप बड़े हो गए और आप शिफ्ट भी हो गए किसी अर्बन एरिया में और किसी अच्छी लोकेलिटी में जहाँ पे सभी एजुकेटेड लोग हैं, आपका एजुकेशन लेवल भी बढ़ गया है. अब अगर आप ऐसा एटीट्यूड पहले तो आपको दिखते भी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कैरी भी करते हो तो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती. मतलब ये जो फोर्थ कंपोनेंट है हमारा, वही फोर्थ प्रोसेस, मोटिवेशनल प्रोसेस, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता आपके लिए. तो अब आप क्या करोगे? अब आप उस तरह का एटीट्यूड नहीं रख सकते. अब आपको थोड़ा सा फोर्स फील होगा उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए. तो इसी वजह से बैंड्रा भी ये कहता है कि जब कभी भी आपके रोल मॉडल्स चेंज हो जाते हैं, सराउंडिंग चेंज हो जाती है, देन यू फेस ग्रेटर स्ट्रेस टू इवन चेंज देम. तो इस तरह से बेटा इट्स अ वंडरफुल थ्योरी. इसको आप कहीं पे भी किसी भी सोशल जो है आपके सेटअप का क्वेश्चन है, वहां पे आप उसको, जैसे कि मैं बार बार प्रेजुडिस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे वर्ड्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं प्रेजुडिस के बारे में, तो आप ये थ्योरीज को वहां पे इजीली अप्लाई कर सकते हो. आई होप मैं आपको समझाने में जो है वो सक्सेसफुल हो पाई होंगी. और अगर इन केस कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट थ्योरीज के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू सो मच.